रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जॉब एनालिसिस एंड कम्पिटेंसी मॉडलिंग, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सब जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि HR की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होती रहें आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। बेसिकली हमने पिछली वीडियोस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि वो बेसिकली क्या होता है। अब आज उसका एक टॉपिक है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हमने क्या देखना है, वाई एनालाइज द जॉब, व्हाट इज़ द जॉब, जॉब एनालिसिस एंड द एंड रिजल्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे थोड़ा सा चलते हैं कि जॉब को एनालाइज क्यों किया जाता है या जॉब एनालिसिस क्यों होती है। तो जॉब एनालिसिस बेसिकली अगर आप देखें इसको सिंपल वर्ड में कहते हैं तज्जिया। ठीक है, तो तज्जिया करना जॉब का। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टाफिंग, प्लानिंग, ट्रेनिंग, पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड EEO। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन इन्हें आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जॉब एनालिसिस की एक डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। अब वो कहता है द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग रेलिवेंट वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचर ऑफ स्पेसिफिक जॉब। सबसे पहले कि सिस्टमेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, कलेक्टिंग रेलिवेंट वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट और काम से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द स्पेसिफिक जॉब, जो कि स्पेसिफिक जॉब से रिलेट कर रही होती है। अब उसके बाद कहते हैं जॉब एनालिसिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट टास्क, जॉब स्किल्स, उसके बाद फिजिकल सेटिंग, जॉब डिमांड्स, परफॉर्मेंस बिहेवियर्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी जॉब एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होती हैं। यानी कि जॉब इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है। अब जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, वो ये कहता है कि डेजिग्नेटेड टू सपोर्ट HR फंक्शंस, HR फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद स्टैंडर्ड्स को फोकस करने के लिए या उसको मीट करने के लिए, फिर उसके साथ साथ जो लेवल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के जॉब के अंदर, उन लेवल्स को पूरा करने के लिए, एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड, हम किस किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी जॉब एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर उसके बाद आगे कहते हैं जॉब एनालिसिस प्रोसीजर्स, हमारे क्या इसके प्रोसीजर्स होते हैं जॉब एनालिसिस के। तो सबसे पहला प्रोसीजर है जी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जो जॉब टास्क की होती हैं एंड जॉब स्किल्स वगैरह, उसमें हम देखते हैं कि क्या स्किल्स हैं और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या जॉब के अंदर टास्क होंगे। एंड परफॉर्मेंस बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखना कि क्या बिहेवियर्स उससे रिलेटेड है भी हैं कि नहीं है, या किस किस्म के बिहेवियर्स की रिक्वायरमेंट होती है या चाहिए। सेकंड, हाउ गैदर्ड बाय HR स्टाफ और ऑपरेटिंग मैनेजर्स, कि आप जो है कैसे HR स्टाफ या ऑपरेटिंग मैनेजर से इंफॉर्मेशन गैदर्ड कलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनियर के थ्रू, अदर डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं उनके थ्रू आप क्या करते हैं जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं सैम्पल जॉब टास्क की बात कर रहे हैं जी। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पेशेंट फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक और केयर प्रोसीजर और सर्जरी, मेंटेन, रिपेयर, डिटरमिन, मास्क, मेक्स वर्क असाइनमेंट्स। अच्छा, ये बेसिकली कुछ उसके एग्जांपल उसने बता दिए हैं कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर आपकी अगर एक जॉब है तो आपने क्या क्या चीज़ों को मेंटेन करना है या किन किन चीज़ों को आपने बनाना है। ठीक है, उसकी उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ तो KSAOs की बात कर रहे हैं। बेसिकली जॉब एनालिसिस के अंदर बड़ी मशहूर ये टर्म है, पेपर में भी आती है। K स्टैंड फॉर नॉलेज, S स्टैंड फॉर स्किल्स, A स्टैंड फॉर एबिलिटीज़ एंड O स्टैंड फॉर अदर्स। नॉलेज मतलब कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके लिए जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसका होना ज़रूरी है ताकि परफॉर्मेंसेस जो हैं अच्छे तरीके से हो सकें। नॉलेज के साथ साथ आपके पास स्किल्स का भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जॉब जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं की जा सकती। एबिलिटीज़ वो कहता है द प्रेजेंट पावर टू द परफॉर्म अ जॉब फंक्शन टू कैरी थ्रू द एक्टिविटी वाइल अप्लाइंग और यूजिंग द एसोसिएटेड नॉलेज। एबिलिटी देखें, अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं ना, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उनको इस्तेमाल किस जगह पे करना है तो फिर आपके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें। अदर्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं फिजिकल एबिलिटीज़, ट्रेड्स में मिसलेनियस रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी उसमें अदर्स में चली जाती हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि क्या वो बंदा फिजिकली डिसेबल तो नहीं है, क्या उसके ट्रेड्स मौजूद हैं, क्या वो बाकी जो मिसलेनियस रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। ये KSOs की एक टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ अ जॉब। जॉब आखिर है क्या।
कुछ एग्जांपल उसने बताई है, कहते हैं द कलेक्शन एंड ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्ड बाय अ सिंगल इनकमेंट। ये बेसिकली जॉब के अंदर पहली चीज़ पोजीशन है जी, कि आपका वहाँ पे स्टेटस है क्या, किस पोजीशन पे या किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जॉब है अ ग्रुप ऑफ पोजीशंस विद अ जनरली सिमिलर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली ड्यूटीज़ का कम्बिनेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पोजीशंस है कि पोजीशंस को जमा करके, डिफरेंट पोजीशंस को आप जमा करके जब उसको ग्रुप की शक्ल देते हैं तो वो एक जॉब की शक्ल में सामने आती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाते हैं। जॉब फैमिलीज़ एग्रीगेशन और ग्रुप ऑफ द सिमिलर जॉब्स और ऑक्यूपेशंस। जब इस किस्म की ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं तो वो जॉब्स फैमिलीज़ का एक नाम बन जाता है। जॉब फैमिलीज़ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, वो ये कहता है कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये रिसेप्शनिस्ट है, सेक्रेटेरियल एंड रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग है। फिर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर आप देखें फर्दर डिटेल है, फिर आगे फर्दर है। तो ये बेसिकली डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं और ये सारे मिलकर एक फैमिली बनाती हैं जिसको हम क्लरिकल जॉब कहते हैं। जॉब एनालिसिस एंडिंग रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं द नैरेटिव ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन टिपिकली फील्ड अवे एंड रेफर टू ओनली नीडेड। नैरेटिव बता रहा है जी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती है, कि एक डिटेल होती है जॉब के बारे में कि आखिर उसके अंदर आपने करना क्या है और कौन कौन सी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जॉब समरी आप बताएं, जॉब टास्क एंड रिक्वायर्ड कि SAOs और मिनिमम क्वालिफिकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है। अब इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो क्या होती हैं जी हमारी, वो इसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें पोजीशन है, फैमिली है, जॉब कोड है, सुपरविजन, यूनिट डिपार्टमेंट, डेट ऑफ डिस्क्रिप्शंस हैं एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर HR पर्पसेस, जिसमें इंटरपर्सनल डिमांड, सुपरविजन, स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिजिकल डिमांड्स की बात कर रही है। हमारी सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। जॉब समरी जी, जॉब समरी बेसिकली एक डिटेल होती है ब्रीफली, जिसमें आपने ये बताया होता है अगले बंदे को कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपका क्या पर्पज़ है और आपने किस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपकी जॉब को दूसरों की जॉब से डिस्टिंग्विश बनाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ द जॉब टास्क की बात कर रहे हैं जी, आपने टास्क उसको बता देने हैं जिसमें डायरेक्ट स्टाइल्स होता है, यूज़ करते हैं आप, स्टेटमेंट की शक्ल में भी उसको लिख कर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप वर्बल क्यूज़ का भी यूज़ करते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि उस बंदे का टास्क बेसिकली है कि उसने क्या क्या काम ख़त्म करना है। लुकिंग एट ए टास्क स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, टास्क स्टेटमेंट टू क्लैरिफाई एंड एवेल्यूएट टास्क स्टेटमेंट यू शुड टास्क हु इज़ डूइंग दिस एक्शन, what is the action, what is the object of the action, why is it being done and how is the action done। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक स्टेटमेंट की शक्ल में आप उसको लिख कर दे दें, उसको बता दें कि किन एक्शंस की ज़रूरत है, उससे पहले कौन बंदा कर रहा था या किसके नीचे आपने करना है या क्या काम आप ख़त्म करना चाहेंगे या ख़त्म करना चाहिए आपको। मूविंग फ्रॉम द टास्क टू द जॉब स्किल्स, अब जॉब टास्क से अब जॉब स्किल्स की तरफ आप आगे आते हैं थोड़ा सा, तो वो कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड पुअर एम्प्लॉयज़, वाई कैन सम एम्प्लॉयज़ परफॉर्म द टास्क बेटर दैन द अदर्स। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, खैर ये बाद में जो है आपका जो है सेल्फ स्टडी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। असल चीज़ हमारी आ रही है यहाँ पे जॉब स्किल्स वर्सेस मिनिमम क्वालिफिकेशन। स्किल्स बेसिकली क्या होता है कि आपके पास वो हुनर, वो महारत होनी चाहिए कोई भी चीज़ रन या ऑपरेट करने के लिए। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है जी, वो ये कहता है कि SAOs के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन हो कि आप उस जॉब को परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चरार हैं तो आपके पास एटलीस्ट MPhil की डिग्री होनी चाहिए आगे करने के लिए। अब जॉब एनालिसिस, जॉब स्किल्स के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है जिसे नाम देता है वो कम्पिटेंसी मॉडलिंग। कम्पिटेंसी मॉडलिंग क्या होता है जी, ठीक है आगे चलकर देखते हैं। वो कहता है कम्पिटेंसी मॉडलिंग development of sets or group of competencies applied to all HR activities in order to increase organizational effectivities। ये competency है, कहते हैं बंदा बड़ा competent है, तो competent बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर सारी abilities, सारी की सारी skills मौजूद होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है competencies में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, करियर मैनेजमेंट है, पीपल मूवमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्सिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, ये सारी की सारी उसकी competencies में आ जाती हैं, यानी कि एक बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा competencies ऐड होती हैं। रूट्स एंड ओरिजिन्स की बात कर रहे हैं, रूट्स एंड ओरिजिन्स में सबसे पहले कहते हैं ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस एंड कम्पिटेंसी मॉडलिंग है जी। ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस क्या है जी, कहते हैं व्यूड बाय द मोस्ट एज ए अनवांटेड स्टेप चाइल्ड, टिपिकली
owned by HR necessary for the HR activities but no linkage to the overall organizational activities। यानी उसने ये बताया हुआ है कि उसकी रूट्स क्या होती हैं बेसिकली। देखिए एक इंसान के अंदर जो कॉम्पिटेंसी आती है तो ज़ाहिर है जब एक इंसान ट्रेडिशनली जॉब एनालिसिस के एक प्रोसेस से गुजरता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। कॉम्पिटेंसी मॉडल पर्पस इसकी बात कर रहा है, कहते हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन नॉलेज स्किल्स एंड पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेज, यूज इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल टू द ट्रेडिशनली फंक्शंस। खैर ये उसने पीछे चीज़ें भी बता दी हैं कि बेसिकली कॉम्पिटेंसी मॉडल का पर्पस बेसिकली क्या है। उसका पर्पस एक ही होता है कि हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज स्किल से अकॉर्डिंग कलेक्ट करके हमारी जो मैनेजमेंट होती है उसको सपोर्ट करना होता है। डिफाइनिंग द कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं जी, कहते हैं नॉलेज स्किल्स एबिलिटी टू करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द हाई परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब। ये बेसिकली क्या है जी, उसकी डेफिनेशन है कि हमारी जॉब के साथ कि उसकी स्किल्स भी होती हैं और नॉलेज भी होता है और उसका एटीट्यूड भी होता है जो कि उसकी जॉब के साथ साथ क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आइसबर्ग मॉडल है जी। सबसे पहले आइसबर्ग मॉडल क्या कहता है जी, वो ये कहता है कि एक जो आइसबर्ग है ये इंसान का बनता कैसे है। तो आप देख सकते हैं जी एक स्किल्स और नॉलेज अगर एक इंसान के पास होता है तो वो जनाब एक हैवी चट्टान की शक्ल इख्तियार करता है। उसके अंदर क्योंकि एप्टीट्यूड भी होता है, पर्सनालिटी भी है, वैल्यूज़, मोटिवेशंस, एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के आइसबर्ग मॉडल एक बनाती हैं। ठीक है, बिहेवियर्स 3 हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी मॉडल्स के अंदर। कॉम्पिटेंसी ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, कहते हैं रिस्पेक्ट वैल्यू एंड लिवरेजेस अदर कस्टमर्स कल्चर एंड वैल्यूज़। दूसरे लोगों की आपने कल्चर्स की, उनकी वैल्यूज़ की आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। ऑप्टिमाइज़ एंड इंटीग्रेट द रिसोर्सेज ऑन अ ग्लोबल बेसिस, यानी आप रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। एंड इंक्रीज़ 3 M's ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेटिस्फाइड करें जी आप ग्लोबल कस्टमर्स को। एक्टिविटली स्टेज करंट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ट्रेड इश्यूज़ एंड इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो भी पूरी दुनिया के अंदर ये चेंजेस आती जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, एक्टिव रहें। कॉम्पिटेंसी मॉडल कहता है जनरल अप्रोच की बात कर रहा है जिसमें रिसर्च बेस है, स्ट्रेटजी बेस एंड वैल्यू बेस्ड है। रिसर्च बेस के अंदर क्या होता है कि बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द एक्चुअली डन जॉब, क्लोजेस द ट्रेडिशनली जॉब एंड स्टे ब्लेस्ड बेस्ड वेयर आर वी गोइंग टू हाउ एंड वी गेट देयर। एंड वैल्यूज़ की बात कर रहा है, कहता है बेस्ड ऑन इंटेंजिबिलिटीज़, डेंजर और फॉलोइंग इनटू द वर्क ट्रेड एंड स्टाइल्स की बात कर रहा है। ये बेसिकली हमारी कॉम्पिटेंसी मॉडल के अंदर ये चीज़ें ऐड हैं। कॉम्पिटेंसी मॉडल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, ऑफन बीइंग विद द प्री पैक्ड और ऑफ द शेल्फ पैक इन सम केस। अच्छा इसको छोड़ें आप ज़रा, ठीक है। द ओके अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं है। गुड कॉम्पिटेंसीज मॉडल्स, यानी जो अच्छे कॉम्पिटेंसी मॉडल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ये कहता है कि रूटेड इन द कंपनी मिशन। अच्छे जो कॉम्पिटेंसी मॉडल्स होते हैं उनकी रूट्स बड़ी अच्छी होती हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर ऐड होती हैं। लैंग्वेजेस एंड टर्म्स बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया होता है कि अगले बंदे को समझ आ जाए। एंड जनरलाइजेबल अक्रॉस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, और उसको ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में क्या किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एग्जांपल उसने दी हुई है डिफरेंट कंपनीज़ की, AT&T, FedEx की, जो कि अपने 3M को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो ये थी इसमें कुछ चीज़ें जी स्टूडेंट। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी सेल्फ स्टडी की हैं तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर स्टडी करें। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।